हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे और जिसे अपन इंग्लिश में CVC शॉर्ट में कह सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में एक शीर्ष सरकारी संस्था है जो कि देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर बनी संस्थान आपकी जो समिति है उसकी सिफारिश पर आपके परिणाम स्वरूप स्थापना की गई। तो देखिएगा, केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है भारत में एक शीर्ष सरकारी संस्था है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और 1964 में, कब? 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर बनी जो संस्थानम समिति थी, संस्थानम समिति हिस्ट्री ऑफ CVC की देखते हैं तो 11 फरवरी 1964 संस्थानम समिति की सिफारिश पर आपके गठित होती है। CVC का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को होता है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर होता है। 2003 में आपके CVC अधिनियम 2003 आता है, वैधानिक दर्जा मिलता है 2003 में, वैधानिक दर्जा मिलता है, वैधानिक दर्जा मिलता है। 2004 में CVC एक्ट 2003 में संशोधन होता है। CVC एक्ट 2003 में होता है संशोधन। क्या होता है? ये संशोधन होता है। 2007 में CVC कर्मचारी नियम 2007 और 2017 में CVC कर्मचारी नियम बनते हैं 2007 और 2017, ठीक है ना। चलिए, 4 में तो होता है CVC अधिनियम का आपके संशोधन, 7 में आपके कर्मचारी नियम CVC के, 2021 में CVC की शिकायत एवं जांच प्रक्रिया विनियम 2021, CVC की शिकायत एवं जांच प्रक्रिया विनियम 2021। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की संरचना के बारे में बात करें मित्रों, तो संरचना आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा, अध्यक्ष होगा, जिसे आयुक्त कहते हैं अपन। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा यानी कि अध्यक्ष होगा, साथ में आपके अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होंगे जो कि सदस्य होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 1 + 2, अधिकतम 2 आपकी क्या होंगे? सतर्कता आयुक्त होंगे, सदस्य होंगे। जो प्रमुख विंग के अंतर्गत देखें तो सचिवालय, इसकी अध्यक्षता सचिव के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सचिव, निदेशक, अवर सचिव या सहायक सचिव शामिल होते हैं और सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं, अवर सचिव होते हैं, निदेशक, अतिरिक्त सचिव, ये सारे आपके सचिवालय में होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग CTE, जो कि आपके तकनीकी ऑडिट और निरीक्षण का काम करती है। तो मुख्य तकनीकी जो परीक्षक विंग है जो तकनीकी ऑडिट और निरीक्षण का काम करती है। विभागीय जांच आयुक्त, विभागीय जांच का आपके संचालन करना, विभागीय जांच का संचालन करना, विभागीय जांच आयुक्त, विभागीय जांच आयुक्त है जो कि विभागीय जांच का संचालन करना। अच्छा, फिर है मुख्य सतर्कता अधिकारी। मुख्य सतर्कता अधिकारी विभागों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में
उपक्रमों में सीवीसी के प्रतिनिधि के रूप में सीवीसी और उसके संगठन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीबीओएस। ठीक है ना। विभागीय जांच आयुक्त हो गया, विभागीय जांच का संचालन करना। मुख्य तकनीकी परीक्षक हो गया विंग, जो कि तकनीकी ऑडिट का काम करता है। सचिवालय, जिसमें देखा अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है, और अतिरिक्त सचिव होता है उसमें। अध्यक्षता तो करता है सचिव, और अतिरिक्त सचिव भी होता है इसमें, निदेशक भी होता है, और इसमें अतिरिक्त सचिव, निदेशक, अवर सचिव और आपके सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। धारा 3 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। धारा 3 जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के बारे में बात करी गई है। पहली बात, सांविधिक निकाय। केंद्रीय आपके सतर्कता आयोग सीवीसी के एक आपके आयोग, सीवीसी क्या है, एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत किया गया है, जिसमें संशोधन किया गया 2004 में। सीवीसी की आपकी शिकायत एवं जांच प्रक्रिया विनियम बनाए गए 2021 में। दूसरा संगठन, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होता है। अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त इसके सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका संगठन होगा 1+2 का मामला रहने वाला है। तीसरी बात, पात्रता। इसके सदस्य आपके निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। सतर्कता, नीति निर्माण अथवा पुलिस प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें अखिल भारतीय सेवा या फिर केंद्रीय सिविल सेवा की कार्य का अनुभव प्राप्त हो। तो सतर्कता, नीति निर्माण अथवा आपके पुलिस प्रशासन के अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें अखिल भारतीय सेवा या आपके केंद्रीय सिविल सेवा में कार्य का अनुभव प्राप्त हो। अगला देखें, विधि है, सतर्कता है अथवा जांच के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी कंपनियों में कार्य अनुभव प्राप्त हो। अधिकतम 2 सदस्य एक ही श्रेणी में हो सकते हैं। विधि, सतर्कता अथवा जांच के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा सरकारी कंपनियों में कार्य अनुभव प्राप्त हो। सचिव के बारे में बात करें, केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव नियुक्त आपके ऐसी शर्तों और नियमों पर करेगी जिन्हें वह ठीक समझे, ताकि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सके जिन्हें आपके आयोग विनियमों द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करें। सीवीसी के सचिवालय की क्या है, अध्यक्षता करता है कौन, केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव की जो नियुक्ति करता है वही सीवीसी की आपके सचिवालय की अध्यक्षता करता है। 1999 में अध्यादेश या संकल्प के तहत की गई आपकी नियुक्तियां या नियमों की शर्तों के निरंतर साथ सीवीसी अधिनियम के अंतर्गत वैध मानी जाएगी। ओके ना। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। धारा 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्तियों के बारे में बात करता है। नियुक्ति के प्राधिकारी के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और आपके मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। चयन समिति होती है। नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और गृह मंत्री होता है सदस्य के रूप में। लोकसभा के विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता सदस्य होता है। रिक्ति की स्थिति में समिति में कोई आपके पद न होने पर नियुक्ति वैध रहती है। अगर कोई आपकी नियुक्ति में पद में खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पद भी रिक्त रह जाएगा। तो जो आपके उनकी नियुक्ति होगी उस पद के लिए, तो क्या वो वैध होगी। ये थी अपने सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्तियों के बारे में बात। फिर हम धारा 5 के अंतर्गत देखिए नियम और आपके अन्य शर्तें। कार्यकाल के अंतर्गत बात करते हैं। सीवीसी और वीसी के आपके 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके और जो साथ में जो अन्य सदस्य भी हैं वो आपके 4 वर्ष तक काम करेंगे या 65 वर्ष की उम्र हो तब तक काम करेंगे। जो भी पहले होगी वो आपके प्रमाणिक रहेगा। सीवीसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति को मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में आपके नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन
दोनों भूमिकाओं कुलपति और सीवीसी में कुल 4 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन दोनों भूमिकाओं कुलपति और सीवीसी में कुल 4 वर्ष में से अधिक नहीं हो सकता। पद की शपथ है। पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है या फिर क्या प्रतिज्ञान करना होता है। त्याग पत्र है। भारत के राष्ट्रपति को आपके पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकता है। निष्कासन है या फिर CIC या आपके NHRC के समान मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी आपके अधिनियम की धारा 6 के निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी अधिनियम की धारा 6 से निर्दिष्ट आपकी प्रक्रिया के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल पश्चात प्रतिबंध। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद CVC और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए निम्नलिखित के लिए अपात्रता हो जाएगी। कोई भी आपके राजनयिक कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनना या फिर आपकी सरकार में केंद्रीय या राज्य के दिन कोई भी आपके लाभ का पद धारण करना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वेतन और आपकी शर्तें, सेवा शर्तें में CVC UPSC के अध्यक्ष के समकक्ष लेता है। आपकी वेतन या भत्ते हैं जो UPSC के अध्यक्ष के समकक्ष लेता है CVC। VC UPSC के सदस्यों के आपके समकक्ष लेता है। यदि पहले से भी आपके पेंशन या सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उनका वेतन तदनुसार कम कर दिया जाएगा। नियुक्ति के बाद उनके वेतन सेवा शर्तें के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 13 के अनुसार आयोग के समस्त खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे हैं, चाहे वेतन है, चाहे भत्ते हैं, चाहे पेंशन है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि पर भारित होंगे। धारा 8 के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियां। भ्रष्टाचार निवारण 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामलों को CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का पर्यवेक्षण करना, लोकपाल के द्वारा किए गए संदर्भों पर कार्य करना। तो लोकपाल के द्वारा किए गए संदर्भों पर कार्य करना। केंद्रीय आपके सतर्कता आयोग का काम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में के कर्मचारी हैं और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों पर सलाह देना और उनकी जांच करना। जांच की प्रगति की निगरानी करना और अभियोजन के लिए आपके मंजूरी की समीक्षा करना। जो अभियोजन है, जांच की प्रगति की निगरानी करते हुए अभियोजन के लिए मंजूरी की समीक्षा करना। सतर्कता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और संबंधित निकाय को सलाह देना। मंत्रालय हैं, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य केंद्रीय संस्थाओं में सतर्कता प्रशासन का निरीक्षण और आपके पर्यवेक्षण करना है। और समूह ए के अधिकारियों और अन्य अधिसूचित अधिकारियों की निगरानी करना। साथ ही B, C, D के कर्मचारियों के लिए भी आपके लोकपाल के द्वारा किए गए संदर्भों पर भी आपके कार्य करना। ये सब इसके काम होते हैं। क्षेत्राधिकार। CBC अधिनियम 2003 की धारा 8A, D और 8(2) के साथ साथ भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की आपकी अधिसूचनाएं हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती हैं। इसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्रों में आपके निम्नलिखित अधिकारों के स्तर या श्रेणी आते हैं। चलिए देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं, जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार के समूह ए के अधिकारी हैं। ठीक है, ये 74 अधिकार में हो जाएंगे आपके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं या केंद्र सरकार के समूह में ए अधिकारी में है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूची ए और बी में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक और कार्यपालक और E8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूची सी और आपके डी में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक E7 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी। ये सभी अधिकारी भी आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जो आयोग द्वारा उनकी आपकी निगरानी की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी 5 और आपके उससे ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और आपके सिडबी श्रेणी के डी और उससे ऊपर के श्रेणी के अधिकारी आएंगे। सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधक
और उससे ऊपर के अधिकारी आएंगे। अगले, भारतीय जीवन बीमा के आपके निगम में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक और उसके ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी। केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन समितियां और स्थानीय प्राधिकरणों में आपके वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के प्रतिमान के अनुसार 8700 रुपये आपके प्रति माह या उससे ऊपर वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने सारे क्षेत्रीय अधिकार में ये सारे लोग आएंगे। अखिल भारतीय सेवा सदस्य जो आपके संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं, केंद्र सरकार की आपके समूह ए में अधिकारी हैं। दूसरा हमने देखा क्या, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूची ए और बी में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक ई8 से ऊपर के अन्य अधिकारी। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अनुसूची सी और डी में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक और सातवें कार्यपालक ई7 और इससे ऊपर के अन्य अधिकारी। फिर हमने देखा ये सभी अधिकारी भी आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जो आयोग आपके द्वारा उनकी निगरानी की जाती है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। श्रेणी 5 या उससे ऊपर के स्तर के हो। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड या सिडबी में श्रेणी डी या उससे ऊपर के अधिकारी हो। और आपके सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधक है, उससे ऊपर के अधिकारी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार के स्वामित्व या फिर नियंत्रणाधीन समितियां और स्थानीय प्राधिकरणों के वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के प्रतिमान के अनुसार 8700 रुपये आपके 8700 रुपये प्रति माह आपके 12/9/2007 के अनुसार पूर्व संशोधित या उससे ऊपर के वेतन प्राप्त करते हैं। कवर की गई श्रेणियों का आपके वर्णमाला क्रम ए से 7। तो देखो वर्णमाला से ए फॉर अखिल भारतीय सेवा एवं ग्रुप ए अधिकारी, बी फॉर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के स्तर के अधिकारी अनुसूची ए और बी, साथ में ई एंड ई8 और उसे उच्च अधिकारी, सी में अनुसूचित सी और डी पीसीयू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ई7 और उसे उच्च अधिकारी हो गए। डी फॉर डिविजनल मैनेजर LIC सीनियर आपके डिविजनल मैनेजर और उच्च अधिकारी। ई फॉर आपके वित्तीय संस्थाओं के कार्यकारी, वित्तीय जो संस्थाएं हैं इन वित्तीय संस्थाओं के कार्यकारी स्तर के अधिकारी, जैसे कि RBI हो गया, आपके नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ग्रेड डी और उच्च अधिकारी हो गए। एफ में आपके वित्तीय क्षेत्र के बैंक आ गए। एफ और फाइनेंस में आपके वित्तीय क्षेत्र बैंक आ जाएगी जो स्केल 5 और उच्च अधिकारी होंगे। जी फॉर आपके सामान्य बीमा कंपनियां प्रबंधक और उच्च अधिकारी आ जाएंगे। एच में आपकी सरकार की नियंत्रित सोसाइटी और स्थानीय निकायों के उच्च वेतन वाले अधिकारी होंगे 8700 से प्लस आपके पूर्व संशोधित। आपके एल में आ जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित स्थानीय प्राधिकारी, समान वेतन या नियम लागू होता है, ठीक है ना। 8A और 8B के प्रारंभिक जांच और अन्वेषण पर कार्यवाही। धारा 8A प्रारंभिक जांच पर कार्यवाही, समूह सी और डी अधिकारी। प्रारंभ जांच के बाद यदि आपके प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार पाया जाता है तो CBI या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच होगी। फिर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्य की जाएगी। झूठे मामलों को निरस्त करना और झूठे शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध आपके संभावित कार्रवाई करना। समय सीमा देखिएगा 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। हालांकि यदि उचित कारण हो तो 90 दिन के लिए और भी आपके बढ़ाया जा सकता है अतिरिक्त। 8B में देखो जांच संबंधी कार्रवाई। 8A में देखा प्रारंभिक जांच पर कार्रवाई देगा। फिर जांच संबंधी कार्रवाई, केंद्रीय सतर्कता आयोग की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI या किसी अन्य एजेंसी की जांच का निर्देश दे सकता है और जांच रिपोर्ट 6 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और आवश्यकता होने पर आपके 6 माह को और बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट CVC को आपको प्रस्तुत की जाएगी, न्यायालय को नहीं, ठीक है ना। और CVC आपके निम्नलिखित निर्णय ले सकता है: विशेष न्यायालय में आरोप पत्र या फिर आपके क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना या फिर विभागीय कार्यवाही या अन्य उपयुक्त कार्यवाही शुरू करना। तो विभागीय कार्यवाही या अन्य उपयुक्त कार्यवाही शुरू करना या फिर विशेष न्यायालय में आरोप पत्र या फिर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना। तथ्य में देखिएगा भारत के प्रथम आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हुए। तो देखिएगा भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके 1964 से लेकर 68 तक रहे और उनका नाम है श्री नटूर श्रीनिवास राव। और इसके
आपके वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्रीनिवास तेना, श्रीनिवास ते पहले, अब हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 28 दिसंबर 2022 अभी तक चल रहे हैं। फिर है एस राजीव। अब वैसे वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि असम मेघालय केडर के 1988 बेंच के IAS अधिकारी हैं। और उसके बाद में सतर्कता आयुक्तों में देखें तो आपके श्री AS राजीव हैं और श्री प्रवीण वशिष्ठ है। तो दो तो प्रवीण नाम से हो गए, ठीक है ना। चलिए, और एक मात्र अपनी पहली महिला सतर्कता आयुक्त थी, पहली, ठीक है ना, सतर्कता आयुक्त थी, ठीक है ना, ना कि CVC। अभी तो वही नहीं है, वो थी रंजना कुमार। पहली कौन सी थी? रंजना कुमार। धारा 15 से लेकर 21 तक CVC अधिनियम 2023 उनके बारे में बात कर लेते हैं। धारा 15 से लेकर 21 तक CVC अधिनियम 2003। अपने अधिनियम संख्या 15 देखते हैं। शीर्षक है जिसका आपके सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण होगा। अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यों के लिए CVC के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, शुरू नहीं की जा सकती। फिर 16 कहता है CVC अधिकारी हैं लोक सेवक समझे जाएंगे। CVC अधिकारी आपके लोक सेवक समझे जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त सचिव और कर्मचारी IPC की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। CVC अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। यह अधिनियम की धारा संख्या 16 कहती है। अधिनियम की धारा संख्या 17 कहती है जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। एजेंसियों को अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपनी होती है। आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा कर उचित कार्यवाही की सलाह देता है। यदि सरकार आयोग की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसके लिए आपके कारणों को बताना अनिवार्य होता है कि क्यों सरकार इस आयोग की सलाह पालन नहीं कर रही है। जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी 17 के अनुसार। 18वें में सूचना मांगने की शक्ति। CVC सतर्कता निरीक्षण की उद्देश्य से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य संबंधित आपके निकायों से रिपोर्ट आंकड़े मांग सकती हैं। तो 18 के अंतर्गत सूचना मांगना। CVC सतर्कता निरीक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संबंधित निकायों से रिपोर्ट या आंकड़े मांग सकती है। 19 में कुछ मामलों में परामर्श की शक्ति। केंद्र सरकार को संघ के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से संबंधित सतर्कता या फिर आपके अनुशासनात्मक मामलों पर कोई नियम बनाने से पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, केंद्र सरकार को संघ के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से संबंधित सतर्कता या अनुशासनात्मक मामलों पर कोई नियम बनाने से पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC से परामर्श करना आवश्यक है। 20 कहता है नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से नियम बना सकती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार आपके प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से नियम बना सकती है। 21 कहता है विनियम बनाने की शक्ति। तो CVC अधिनियम को प्रभावी बनाने तथा आंतरिक प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार की मंजूरी से विनियम बना सकती है। CVC अधिनियम को प्रभावी बनाने तथा आंतरिक प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार की मंजूरी से विनियम बना सकती है। तो CVC अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार की मंजूरी से विनियम बना सकती है। विनियम बनाने की शक्ति CVC के पास, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास 20 और 21 के अंतर्गत है। 19 में कुछ मामलों में परामर्श देने की शक्ति और आपके 18 के अंतर्गत सूचना मांगने की शक्ति है। ठीक, और इसी प्रकार से जांच रिपोर्ट के आयोग की भेजी जाती है। 17 के अंतर्गत 16 में CVC अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। 15 में सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण होगा। ठीक है ना, ये सारी तमाम बातें केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत थी जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, जो आपकी 11 फरवरी 1964 में स्थापित होती है संथानम समिति की सिफारिश पर। चलिए, इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।